प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे प्रयोगात्मक में अध्याय 2। मित्रों, इससे आपको केवल कॉपी में फील्ड में लिखना है। कॉपी में इसमें चूंकि भूमि एक प्रकार से अभी हम लोग मैप से संबंधित ही पढ़ रहे हैं, तो देखिए वो तो रैंक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ना था, हमने आपको पढ़ा दिया। चूंकि पहले अध्याय में रैंक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाना था, प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देनी थी, प्रयोगात्मक में आप लोगों के शामिल किया गया है। अभी अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे भूमि के प्रकार, भूमि एवं उनके प्रकार। सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा गहराई में इसको नहीं पढ़ना है, सामान्य जानकारी हासिल करनी है। देखिए, भूमि की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भूमि के प्रकार हम लोग जानते क्यों हैं, इसको तो हम आप लोग पहले भी बता चुके हैं। हर प्रकार की भूमि पर लड़ने का तरीका अलग अलग होता है, युद्ध का तरीका अलग अलग होता है। सफलता की कार्यवाही हेतु अगर भौगोलिक बनावट के बारे में जानकारी नहीं है तो सफलता की संभावना कम होती है। मित्रों, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। कितने प्रकार की भूमि होती है, जितने प्रकार की भूमि की बनावट हम इसमें वर्णन करेंगे, उसी प्रकार हर प्रकार की भूमि में लड़ने के तरीके से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। चलिए, सैनिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए भूमि का अध्ययन एवं इसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि सैनिक कार्यवाही का सफलता भूक्षेत्र के कुशलतम उपयोग पर निर्भर होती है। जैसे हम लोग क्षेत्रकला पढ़ते हैं ना, तो उसमें भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे पहाड़ी भूमि का उपयोग गुरिल्ला युद्ध के लिए किया जाता है ना। आमने सामने की लड़ाई के लिए या भुजंत की भेड़ की लड़ाई के लिए हम लोग समतल भूमि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है हर प्रकार की भूमि में लड़ने हेतु तो सैनिकों को हर प्रशिक्षित रखना अनिवार्य होता है। ऐसा ना हो कि हम 62 की युद्ध की तरह पहाड़ी युद्ध कला में हमारे सैनिक ट्रेंड कम थे, हम लड़ाई हार जाएं। यानी हर प्रकार की लड़ाई में लड़ने का प्रशिक्षण, हर प्रकार की भूमि पर सैनिकों को कार्य करने का प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए। यही वजह है कि एक सैनिक जब हमारे देश में भर्ती होता है तो उसके जो 15 साल का जो समय होता है, जब तक वो ड्यूटी करता है, तब तक भारत के लगभग संपूर्ण भारत के बॉर्डरों पर उनको घुमा दिया जाता है। हर क्षेत्र में, हर मौसम में, हर प्रकार की भूमि की बनावट के बारे में उसको जानकारी दे दी जाती है और बहुत दिन तक उससे वहाँ ड्यूटी भी कराई जाती है, ताकि उसके अंदर हर प्रकार की भूमि पर लड़ने की, हर प्रकार के मौसम में कार्य करने की क्षमता आ जाए। हाँ, इसमें कुछ सैनिक जो थोड़ा से मुलायम होते हैं, जो थोड़ा से नरम होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थोड़ा से बहुत ज़्यादा जो है जो छुई मुई टाइप के होते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर कहीं इधर से उधर पानी बदलाव बीमार भी पड़ जाते हैं। हालांकि बीमारी स्थिति में उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन हर क्षेत्र से परिचित इनको करा दिया जाता है, हर प्रकार की भूमि की बनावट से परिचित करा दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई लड़ना पड़े तो हर स्थान पर ये सैनिक हमारे लड़ सके, ठीक है। चलिए, सुविधानुसार भूमि को हम 7 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अलग अलग लाभ और हानि इस प्रकार हैं। भूमि भी इस प्रकार है, हानि भी, लाभ और हानि भी इस प्रकार है। पहला है टूटी फूटी भूमि। ये ऊंची नीची भूमि होती है, जिसके अंदर नदी, नाले, घाटियां, खाइयां, गड्ढे आदि होते हैं। इससे शत्रु के फायर एवं दृष्टि से सुरक्षा हेतु प्राकृतिक आड़ मिल जाता है, परंतु इस भूमि पर ना तो तीव्र गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं, ना ही शत्रु की उचित निगरानी हो सकती है। भाई वही है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाल है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नाले हैं। भाई शत्रु कहीं भी छुप सकता है, दाएं बाएं गड्ढा है उसी में छुप सकता है। तो आप पूरी निगाह है, आप जिस तरह आप समतल मैदान पे आप निगरानी कर सकते हैं, वो निगरानी आप वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, दूसरा है सपाट व खुली भूमि। इसमें कोई प्राकृतिक आड़ या रुकावट नहीं होती। इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे की उचित निगरानी एवं तीव्र कार्यवाही कर सकते हैं। हर प्रकार की सेनाओं एवं युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। और इस भूमि का लाभ अगर देखा जाए जो सपाट और खुली भूमि का होता है, तो इसमें उन सेनाओं को सफलता मिलती है जिनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। आड़ छुपाव वाले स्थानों पर उनको भी सफलता मिलती है, गुरिल्ला कार्यवाही में सफलता मिल सकती है। जिनकी शक्ति कम होती है उनको भी सफलता मिल सकती है, लेकिन सपाट व खुली भूमि में जो शक्तिशाली सेनाएं होती है सफलता उनको मिलती है, ठीक है। तीसरा नंबर है ऊंची भूमि। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक ऊंचा क्षेत्र ऊंची भूमि कहलाती है। ऊंची भूमि से शत्रु की उचित निगरानी एवं उस पर प्रभावकारी फायर डाला जा सकता है। यह भूमि शत्रु द्वारा सरलता से पहचान ली जाती है और सुरक्षा की दृष्टि से तब तक उत्तम नहीं है जब तक पड़ोस की अन्य ऊंची भूमि भी हमारे अधिकार में ना हो।
भाई अन्य ऊंची भूमि अगर हमारे अधिकार में होगी तभी हम ऊंची भूमि पर बैठकर चारों तरफ हम निगरानी रख सकते हैं, तभी हमारा उसमें लाभ है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से तब उत्तम हो जाएगी जब सबसे ऊंची भूमि पर हमारा अधिकार हो, वो भी उसके पास में। भाई अगर उस पर कम ऊंची है, अब पड़ोस वाली ऊंची जो उससे भी ऊंची है, उस पर शत्रु का अधिकार है, तब उसका लाभ हमें कहाँ मिलेगा? उसका लाभ तो जो ऊपर बैठा है उसको मिल जाएगा ना। चौथा नंबर है नीची भूमि। ऐसा क्षेत्र जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से नीचे स्थान पर हो परंतु अधिक गहरा ना हो, वह क्षेत्र नीची भूमि के अंतर्गत आता है। यह भूमि शत्रु की दृष्टि तथा फायर से बचाव हेतु उत्तम हो सकती है। नीची भूमि पर अपने हथियारों का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई नीची भूमि पर आप कितना मारेंगे? बहुत नीची भूमि है। अब पत्थर तो ढनगाना नहीं है कि आप पत्थर आप पहाड़ों से ढनगा दीजिए, वो ढलते हुए चले जाएगा, वो सैनिकों को रौंद के रख देगा। अब तो पत्थरों का जमाना ही नहीं है। ठीक है, तो नीची भूमि आप देख सकते हैं किस तरह उचित प्रयोग उसमें हम नहीं कर सकते, बहुत नीची भूमि पर। अगला है छिपी या धंसी हुई भूमि। फायरकर्ता जिस क्षेत्र को अपने मोर्चे से ना देख सके छिपी भूमि के अंतर्गत आती है। इसमें शत्रु की दृष्टि से तो सुरक्षा मिल सकती है परंतु शत्रु के फायर से सदैव नहीं मिल सकती। ऐसी भूमि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अपनी गतिविधियों एवं देखभाल में बाधा पड़ती है। भाई धंसी भूमि है, जमीन के अंदर है, घुसा हुआ है, तो अपने लिए बाधक वो भूमि बन सकती है। ठीक है, अपनी गतिविधियों एवं देखभाल में भी बाधा पड़ सकती है। ठीक है, अगला है सामने का ढलान। वह भूमि शत्रु की दृष्टि और फायर से सुरक्षा प्रदान करती है जिसका ढलान अपनी ओर हो। इसका सावधानी से प्रयोग किया जाए तो सफलता की संभावना अधिक होती है। भाई जिसका ढलान अपनी ओर है और हमारा शत्रु उस पार है, तो सीधी सी बात है कि उस पार वाला शत्रु हमको देखे ही कहाँ पाएगा, तो दृष्टि से सुरक्षा तो मिल ही जाएगी। ठीक, सावधानी से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो सफलता की संभावना अधिक होती है। अर्थात हम अगर पहले से ऊपर चले जाएं, अपनी व्यवस्था कर लें, तो सामने नीचे से जो शत्रु हमारी तरफ आने लगे उसके ऊपर तो अटैक किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अंतिम भूमि का प्रकार है, वो है पीछे का ढलान। पहाड़ी का शत्रु की ओर का ढलान युक्त भूमि शत्रु पर दृष्टि रखने हेतु उचित होती है परंतु नीचे की ओर ढलान होने से शत्रु की दृष्टि व फायर से अपने को बचाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया 7 प्रकार की भूमि। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सामान्य जानकारी आप लोग रखिए। एक प्रकार से इसको इसलिए पढ़ाया गया है, संक्षिप्त में हमने लिखा है। बाकी अगर लिखना पड़े तो विस्तार में भी इससे ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको संक्षिप्त में केवल जानकारी प्राप्त करना है कि कौन सी भूमि किस प्रकार लाभदायक है। बाकी लड़ाई तो आजकल सैनिकों की लड़ाई तो लगभग मित्रों ख़त्म ही हो चुकी है। अब वही प्रक्षेपास्त्रों की लड़ाई, टेक्निकल लड़ाई है, लेकिन वही है कि ना कि निर्दोषों को भी हम डायरेक्ट आग लगा के नहीं जला सकते। जहाँ बिन बिन के मारना होगा, चुन चुन के मारना होगा, वहाँ इस प्रकार की भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।